अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सुनो बैठक में आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, 7 अक्टूबर 2023 आज का दिन नहायत ही अहमियत का दिन होगा, क्योंकि अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो इस नौयत की सिचुएशन जो है हमने कभी भी जो है ना सेंचुरीज़ में ख़ासकर 1948 ऑनवर्ड्स नहीं देखी। सोशल मीडिया पे ऑलरेडी इसका बहुत ज़्यादा वावेला हो रहा है, मेन स्ट्रीम पे भी ये बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, और वो है टोटल वॉर बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्टीनियंस। जो है ये थोड़ी सी तारीख अगर आप देखें इसकी, तो कल जो है 6 अक्टूबर 2023 को योम किपुर वॉर के मामले पे इजराइलीज़ बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं इस इशू को। और आज का दिन जो था 7 अक्टूबर, आज का दिन सैटरडे था, तो इसमें हॉलीडे एक टाइप सा होता है, उसमें रिलीजियस पोजेशंस वगैरह ये करते हैं अपना सारा। लेकिन इंटरेस्टिंगली जो पैलेस्टीनियंस ने ख़ासकर गाज़ा के साइड से जो अटैक किया है इसराइल के अंदर, इस नौयत का अटैक पहले तारीख़ में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि इसमें जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस है उन्होंने ये तक अनाउंस कर दिया कि हमें मजबूर कर दिया है पैलेस्टीनियंस ने कि हम अब जनरल मोबिलाइजेशन की तरफ जाएंगे। और एक सेंस में जो ऑपरेशन का जो नया नाम दिया गया है वो अल अक्सा फ्लड के नाम से, जिसको उर्दू में ट्रेंड भी आप देख सकते हैं, अल अक्सा जो तूफ़ान है उसके हवाले से काफ़ी ट्विटर पे बहस चल रही है। ये इशू पैलेस्टाइन और इजराइल का काफ़ी अरसे से चल रहा है, 1948 से ऑनवर्ड 70 साल को एक्सीड करेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन है जिस तरह कश्मीर, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है, लेकिन हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसका पर्सपेक्टिव जो है, क्योंकि एक परसेप्शन थी कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ख़ासकर अपने मुल्क की सिक्योरिटी इंटरनल डायनेमिक्स को देखते हुए। लेकिन आज उनकी डिफेंसिव लाइंस और उनकी सिक्योरिटी के लैप्सेस इतनी मैं कहूँगा कि हैरानकुन तरीके से जो है सामने नज़र आई हैं कि इंसान खुद परेशान हो जाता है। देयर वाज नो इंटेलिजेंस शेयरिंग, कोई इस तरह की सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं था इनको। एक ऐसी लगा हुआ था कि सत्तू पी के वो सोए हुए हैं। खैर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जो हमास के ऑपरेटिव्स हैं और उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, उन्होंने एक सेंस में जो ऑपरेशन का अनाउंस किया, मेन मकसद तो उनका ऐसी लग रहा है किल और बी किल्ड जो है। तो इस सूरत हाल में आप इस ऑपरेशन को किस नौयत का देख रहे हैं, और क्या ये जंग फर्दर कंटिन्यू करेगी? जी, आई थिंक अगर फ़लस्तीनियन स्ट्रगल को देखें तो एक आज़ादी की लड़ाई है जो 1948 की ऑक्यूपेशन के बाद से चल रही है, और इसमें तीन पहले ऑलरेडी इंतफादा के नाम से मूवमेंट्स हो चुकी, इसमें पॉलिटिकल भी था, किसी हद तक मिलिटेंट एलिमेंट भी रहा, रेजिस्टेंस हुई, लेकिन इजराइल बड़ा सख्ती से रिस्पॉन्ड करता रहा। अगर वो बॉर्डर के पास आते थे तो उनको वहाँ पे गोलियों का निशाना बनाया जाता था। इजरायली आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वो जो है विदाउट एनी कंसर्न फॉर ह्यूमन लाइफ भी अटैक करती रही, और हर बड़े हमले में जब भी ऑपरेशन इजराइल ने किए हैं इट यूज टू बी थाउजेंड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ कैजुअल्टीज में बच्चे भी शहीद हुए, औरतें भी। फिर इजरायली बहुत ज़्यादा इनको आई वुड से कि डिह्यूमनाइज भी कर रहे थे, डिह्यूमनाइज कर रहे थे। आपने देखा स्ट्रीट्स में ख़वातीन के साथ कैसे सलूक होता है। इसी तरीके से आई थिंक एक बड़े चैनल की एक एंकर थी या रिपोर्टर थी, वो मारी गई, और उसका कोई इजरायली फोर्सेस ने आगे से उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं। इंटरनेशनल कम्युनिटी खामोश थी। आगे अब्राहम अकॉर्ड की बात हो रही है, उसके बाद कॉरिडोर्स बन रहे थे। सो आई थिंक जो है आई वुड कॉल जो ये ऑपरेशन है अल अक्सा फ्लड, बेसिकली इट इज़ फोर्थ इंतफादा अगर देखा जाए कंटिन्यूड। सो आई एम श्योर इसके अंदर हमास ने बड़ा इस पर वर्कआउट किया है। जैसे आपने जिक्र किया कि इतनी सीक्रेसी रखी गई कि मोसाद जैसी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी जो दुनिया की पहली 3 एजेंसीज में आती है, शायद वो भी इसको इस तरीके से भांप ही नहीं सकी, ना वार्न कर सकी। तो इतना मैसिव अटैक है इसके अंदर। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उस पर भी हम बात कर सकते हैं कि चीज़ें आगे कैसे चलेगी। मेरे ख्याल में वॉर कंटिन्यू करेगी, और उसके काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके अंदर। रीजनल प्लेयर्स भी शायद जंप करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली हमने देखा कि जब ये सुबह कहते हैं कि अराउंड जब आपकी फजर की नमाज हो रही थी, उस टाइम रिपोर्टेडली 2 मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस में ब्लास्ट हुआ था इसराइल के अंदर ही। और उसके बाद इनका जो इनफेमस आयरन डोन सिस्टम है, जो कि एंटी एयर डिफेंसेस इनके काफ़ी चलते हैं, ख़ासकर रॉकेट्स जो इनके होममेड रॉकेट्स हैं गाज़ा मिलिटेंट्स के पास, उनको ख़त्म करने के लिए वो बैठ गया था सिस्टम। और अकॉर्डिंग टू हमास जो है, उन्होंने क्लेम किया कि हमने उसके बाद 500 टारगेट्स चुने हुए थे ऑलरेडी, और 5000 रॉकेट्स जो हैं
वो लॉन्च किया है इनसाइड इसराइल, इस हद तक कि 80 किलोमीटर दूर तल अवीव में भी रॉकेट्स जाके गिरे हैं। और उसके बाद ये जो एकदम आई वुड से कि क्रॉसिंग्स इनिशियल थी उसमें पुश इन किया। और इंटरेस्टिंगली यूजेज ऑफ FPV ड्रोन्स, हम लोग बार बार हवाल देते रहते हैं, ये यूक्रेन रशिया की वॉर में इस्तेमाल हो रहा है। जो फेमस वीडियो आई हुई है मरकावा टैंक की तबाह हुए हुए, उस पर ड्रोन अटैक हुआ है फ्रॉम हमास मिलिटेंट्स। तो इट्स अ सरप्राइज फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी सारों के लिए कि ये स्टिक्स एंड स्टोन्स वाली जो इंतफादा मूवमेंट थी वो किस लेवल पे चली गई है। देर आर अराउंड, कहते हैं कि 35 विलेज थे, फ्रंट्स थे, उनमें पेनिट्रेशन हुई है, बैठे हैं। एक शहर में तो एक वीडियो आई हुई थी जिसमें वो मिलिट्री पुलिस की तरह बिहेव कर रहे थे, भाई हमने कर्फ्यू लगा दिया, हम इधर बैठ गए हैं। और पॉपुलेशन भी साथ साथ जो है रेफ्यूजीज़ की वो मूव कर रही है। और जो 17 ईयर्स तक इसराइल ने टाइम लगा के सेटलमेंट्स को वो आगे बढ़ाता रहा, कब्ज़ा करता रहा ये गाज़ा की आबादियों को, सदर्न इसराइल में खासकर जो है, वो एक ही दिन में उन्होंने बिल्कुल लेमेलेट कर दिया। इस स्ट्रेटजी को आप कैसे देख रहे हैं कि ये अब वाकई में बहुत लंबी लड़ाई जाएगी? आई थिंक एक तो इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर। पाकिस्तान में बड़ा मजाक उड़ता है हाइब्रिड वॉर का। हाइब्रिड वॉर में अगर आप देखें तो इसमें इंफॉर्मेशन, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, उसके अंदर एक जो 1/5 जो एलिमेंट है वो नॉन स्टेट एक्टर्स का हो सकता है, मिलिट्री लेट्स से एप्लीकेशन भी हो सकती है। तो हमास को अगर एज एन ऑर्गेनाइज फोर्स देखें, ऑल्दो दे आर कंसिडर्ड नॉन स्टेट एक्टर्स, लेकिन दे आर आई थिंक वेल ऑर्गेनाइज। लाइक अल-कासिम ब्रिगेड्स की एक पूरी लेट्स से उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, रॉकेट फोर्सेज हैं, और अगर ड्रोन्स का इस्तेमाल है, फिर ग्लाइडर्स का यूज़ हो रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी। और इसको मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में हम कहते हैं सैचुरेटिंग द रिस्पॉन्स ऑफ द एनिमी। और इजराइल का जैसा आपको पता है इन टर्म्स ऑफ सर्वेलेंस, सैटेलाइट, फिर वेस्ट से उनको काफ़ी इन्फॉर्मेशन आती है। आई थिंक दे हैव द बेस्ट वेपन सिस्टम, वन ऑफ द बेस्ट एयर फोर्सेज। फिर इस तरह मोसाद का अपना एक नेटवर्क है जो क्लेम करते हैं कि ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड उसकी पेनिट्रेशन है, उसके ह्यूमन इंटेलिजेंस है, तो सारी फेल होती नज़र आती है। तो आई थिंक स्ट्रेटजी में एक तो यह है कि दे हैव यूज 3 एवेन्यूज़ इन टर्म्स ऑफ लेट्स से वॉरफेयर, कि उन्होंने एरियल प्लेटफॉर्म, एयरफोर्स तो नहीं है इनके पास, बिल्कुल ऐसे। सो दे हैव यूज लेट्स से ग्लाइडर्स, ड्रोन्स, इसका मतलब एयर का एक कंपोनेंट आ गया। रॉकेट फोर्सेज ऑलरेडी थी, लेकिन दे यूज्ड टू बी लाइक यू नो आप टारगेट करते हैं, इतने गाइडेड नहीं होते थे। उसके बाद आए थे सी से भी असॉल्ट हुए। बिल्कुल एश्केलॉन का अगर आप देखें, जो बॉर्डर टाउन है, जो आई थिंक गाजा से ऑलमोस्ट आई थिंक 30 किलोमीटर है, वहाँ उन्होंने पेनिट्रेट किया है। और एश्केलॉन पोलिटिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये बेसिकली यूज्ड टू बी अ पैलेस्टीनियन टाउन 48 में, और फिर इसमें पैलेस्टीनियंस को निकाला गया था और यहाँ सेटलमेंट्स की गई। आई थिंक 2015 ऑनवर्ड 32,000 घर बनाए गए और उसमें जूस को ला के बसाया गया। तो जिस तरह इंडिया करता है डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश कर रहा है, दे आर फॉलोइंग द ज़ायनिस्ट मॉडल, उस तरीके से इजराइल आहिस्ता आहिस्ता तकरीब कर रहा था। तो आई वुड से इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी मिलिट्री स्ट्रैटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके ऑब्जेक्टिव देखें, एक तो आई थिंक इट्स गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर टॉक अबाउट अब्राहम अकॉर्ड, वो जो कॉरिडोर्स की बात हो रही है, और मे बी इट ब्रिंग्स इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी कि अगर आपने 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना है, इट हैज़ टू बी वेरी वेरी सीरियस। ये मजाक नहीं है कि इजराइलीज यू नो यूनिलैटरली जाके असॉल्ट करते थे, इनको मारते थे। सो आई थिंक दिस इज, और इसकी अभी तो आप कह लेंगे अभी कुछ घंटे की लड़ाई हमारे सामने आई है। इसके अंदर हमास ने क्या सेकंड फेज जो है वो प्लान की, फिर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आप देखें तो उसमें एक विल नज़र आई है जी। उनके जो इंटरम पॉलिटिकल ब्यूरो में जो ऑपरेट कर रहे हैं डेप्यूटी मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने तो कहा है भाई हम एग्जिस्ट करते हैं, ईदर लेट अस लिव और यू डाई विद अस। यस, सो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी बिग मैसेज। और डेमोग्राफिकली देखें फ़लस्तीनियंस की काफ़ी तादाद है इवन विद इन इजराइल, वेस्ट बैंक में। और अभी ये है कि इन केस द फ्रंट ओपन फ्रॉम द नॉर्थ, लेट्स हिजबुल्लाह को कॉल की जा रही है, लेबनान से खुल जाता है, तो इट विल बी अ मल्टी डायरेक्शनल असॉल्ट। और वो मुझे लगता है कि शायद एक स्टेज पे हिजबुल्लाह इसमें शामिल हो जाती है, तो फिर रीजनल कंट्रीज़ भी इसके अंदर आ जाएंगे। इजराइल ने एक और आई थिंक बहुत घिनौनी हरकत की, आई थिंक लास्ट 2 डेज द अटैक सीरियन मिलिट्री अकेडमी, उसमें कैडेट्स को मारा गया। आई थिंक 200 से ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हैं, तो मे बी सीरियंस आर ऑल्सो परटर्ब्ड। और फिर और आई थिंक इजिप्ट की तरफ से बड़ी अनयूजुअल सी स्टेटमेंट आई है। ये इजिप्ट का आई थिंक जो है इसका एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक रीज़न है। जब ये कॉरिडोर अनाउंस हुआ, इसमें इंडिया ने बड़े भंगड़े डाले। इसमें इट वाज इंडिया, मिडिल ईस्ट, इजराइल, यूरोप कॉरिडोर, ठीक। और उसमें इजराइल की जो पोर्ट्स हैं वो इस्तेमाल होनी थी। और इट मीन्स कि एक्चुअली आप 2 बड़े कॉरिडोर्स को बाईपास करें, एक सुएज़ कनाल को, जिसमें इजिप्ट ने अभी $6 बिलियन से उसको एक्सपैंड करके ले गए, $22 बिलियन पर ईयर उनको रेवेन्यू आता है। तो लेट्स से 4-5 ईयर डाउन द लाइन और सुएज़ कनाल बाईपास होती है, तो इजिप्ट का तो बहुत सारा इकोनॉमिक लॉस है, ठीक है। सो इट मीन्स कि प्रॉब्ली इजिप्शियंस वर आल्सो नॉट हैप्पी। और अगर इजराइल इस तरीके से बर्न करता है
तो हु इज़ गोइंग टू यूज़ दिस कॉरिडोर? साफ ज़ाहिर है इसकी परसेप्शन बदल जाएगी। आई वुड से कि इवन स्टार्ट ऑफ जो लेट्स से इसकी भी प्लानिंग हो रही थी, ये आइडिया जो है किसी हद तक स्कटल हो गया। इसमें भी बाकी क्या किरदार होता है कंट्रीज़ का, दैट वी हैव टू सी। क्योंकि उनका अभी कंफर्मेशन भी आ गई है कि एक मेजर जनरल भी उन्होंने कैप्टिव कर लिया है। सो मेनी सोल्जर्स जो अभी हॉस्टेज टेकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बीच में, और 2 मिलिट्री बेसिस भी रैंसैक हो चुके हैं। इक्विपमेंट देखा जाए तो उनके पास है, पेनिट्रेट कर चुके हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस, जितने भी डिफेंसिव मेजर्स उन्होंने लिए थे इनिशियल जो है, और अभी जितनी भी रीइंफोर्समेंट्स आ रही है उनको ड्रोन्स के जरिए टारगेट किया जा रहा है। खैर अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया की प्रेजेंस स्पेस है। इजराइल ने बाय एंड लार्ज अपने तमाम एक्टिविस्ट हो गए, बाहर के भी रिपोर्टर्स हो गए, और उनके अपनी मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, उनको इस इशू पे रिपोर्टिंग करने के लिए भी बंद कर दिया। स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे लगी हुई है। एक उनका नेशनल टेलीविज़न है, वो चल रहा है इस टाइम पे, वो थोड़ा सा एक्टिव है। लेकिन सोशल मीडिया पे बाय एंड लार्ज इस टाइम पे जितने भी ट्रेंड्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा प्रेजेंस जो है इन फेवर ऑफ इजराइल वो इंडियंस की है। और उन्होंने शोर मचाया हुआ कि जी आप गाज़ा को और पैलेस्टीनियंस को तहस नहस कर दें, आप ये इन्होंने हमला कर दिया तो अभी बाद में ये रोए धोए ना जब इनके साथ बुरा करेगा इजराइल या जो भी है। तो इसमें इंडिया को इतनी वो क्यों हो रही है इशू जो है, कहाँ पे इजराइल और गाज़ा और कहाँ पे इंडिया? आई थिंक इंडिया को मिर्चें लगी हैं, आप कहना चाहते हैं। आई थिंक उसकी 3 बड़ी वजूहात है। नंबर 1 तो ये है कि इंडिया भी इजरायली ज़ायनिस्ट मॉडल फॉलो करता है विद इन इंडिया, वेदर इट इज सप्रेशन ऑफ मेन लैंड मुस्लिम्स, जहाँ मुस्लिम बड़े बड़े इनक्लेव हैं, चाहे केरला है, कर्नाटक है, आप आसाम में चले जाएं, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, आपने दिल्ली रॉयट्स में देखा कैसे मुस्लिम, और फिर ऑक्यूपाइड कश्मीर पे आ जाएं, दैन इंडियन पंजाब ऑल्सो। तो उसमें यही टैक्टिस है। बुलडोजर बड़ा मशहूर है, बिल्कुल, यू नो, डबल इंजन की सरकार कहलाती है। तो देवर फॉलोइंग, फिर डेमोग्राफिक चेंज का भी ज़ायनिस्ट मॉडल ही था। जो मकबूजा कश्मीर में इस सेटलमेंट्स हो रही हैं, उनकी फ़ौज के कंटोनमेंट्स को एक्सपेंड करके पंडितों के नाम पे, और नाउ दे आर ब्रिंगिंग मेन स्ट्रीम इंडिया से ला रहे हैं लोगों को। तो एक डेमोग्राफिक चेंज। सो एक तो इंडिया को आई थिंक सबसे ज़्यादा खौफ है कि अगर यही स्ट्रैटेजी जो है जैसे कश्मीरी कलर अडॉप्ट करते हैं, या सिख जो खालिस्तान की मूवमेंट अभी जोर पकड़ रही है, फिर नॉर्थ ईस्ट में ऑलरेडी आग लगी हुई है। अगर आप देखें मणिपुर में अभी किला बंद है, बॉर्डर्स बने हुए हैं बिटवीन क्रिश्चियंस एंड, और साउथ से अगर ये उठ जाता है तो इंडिया के आई वुड से उसके वजूद को खतरा हो जाए। एक तो ये है। नंबर 2 बेसिकली इज़ द कॉरिडोर, क्योंकि आई थिंक G20 में वैसे तो इतनी कोई कामयाबी नहीं हुई, लेकिन जो इंडिया मिडल ईस्ट इजराइल यूरोप कॉरिडोर था, इसकी बड़ी वाई हुई कि मोदी साहब ने ये कमाल कर, डिस्पाइट कि इस पर पहले प्लानिंग हुई थी। नाउ दे कैन सी कि यार ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट जोन अगर बन जाता है और उसका जो फॉरवर्ड एज है इजराइल वाला, उसमें ही आग लग जाती है, तो कॉरिडोर तो आई थिंक इन्फेंसी में ही ख़त्म हो गया। सो आई थिंक उसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी है, और जो सारा इनका प्लान था, एंड देन ऑफ कोर्स दे वर क्लेमिंग कि हमने इस्लामिक वर्ल्ड में भी पेनिट्रेशन कर ली है, और इसमें इजिप्ट और टर्की की तरफ से ऑलरेडी नाराज़गी का इजहार किया गया था, और चीज़ें अभी मज़ीद सामने आनी हैं। तीसरी वजह आई थिंक इज़ बेसिकली इज़ द RSS आइडियोलॉजी, हिंदुत्व रिपब्लिक और इलेक्शन आने। तो मोदी साहब के लिए बहुत बड़ी सक्सेस थी। उन्होंने आई वुड से पैलेस्टीनियंस को भी एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, और इजराइल के साथ पूरा ड्रॉ कर रहे थे। इंटरेस्ट जो है इसमें इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर है। तो नाउ दे सी के जो RSS का एजेंडा है हमारा, अगर वो, एंड देन दैट इज आई थिंक वेरी सिमिलर टू व्हाट द ज़ायनिस्ट या नाज़ीज़ करते रहे हैं, उस पर ही अगर असॉल्ट हो जाता है और इजराइल वीकन होता है और उसकी जगहंसाई होती है, और इंडिया ने भी यही इमेज क्रिएट किया हुआ है कि रॉ हमारी जिस तरीके से ऑपरेट करती है, हमें पल पल की खबर है, उसके बाद अपनी मिलिट्री की बड़ी बढ़ के मारते हैं कि हमारे पास रफ़ाइल आ गए एंड ऑल दैट। सो अगर ये न्यू फॉर्म ऑफ वॉरफेयर अडॉप्ट कर लेते हैं कौमियतें विद इन इंडिया, और लेट्स से कल फ्यूचर में हमारे साथ लड़ाई होती है और ये स्ट्रेटजी अप्लाई होती है, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होंगी। सो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न इंडियन मीडिया आप देख लें लाइव टेलीकास्ट कर रहा है, उसके बाद इनका सोशल मीडिया लगा हुआ है, और इवन आई वाज सरप्राइज कि वो ISI का और हमारी SSG का नाम ले रहे हैं कि प्रॉब्ली, हालांकि ऐसी चीज़ नहीं है। पैलेस्टीनियंस आर डूइंग इट ऑन देयर ओन, डेफिनेटली हमारी मॉरल सपोर्ट है। सो आई थिंक इट्स अ बिग चैलेंज फॉर इंडिया एज वेल, एंड लेट्स सी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसमें कैसे रिएक्ट करती है। इंटरेस्टिंगली आज पुतिन साहब की बर्थडे भी है जी, ये भी बड़ा सिग्निफिकेंट है। और आई थिंक कल या परसों जो है प्रेसिडेंट पुतिन ने स्पीच की थी, उसमें वर्ल्डाई क्लब इनका जो सबसे बड़ा थिंक टैंक है, और उसमें एक तो उनका कि नया जो ग्लोबल ऑर्डर आपने पुराना बनाया था उसको टाइम इज अबाउट टू फिनिश। सो ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। लुक एट अफ्रीका में जो हुआ, उसमें भी आई थिंक इंटायर अफ्रीका इज नाउ स्टैंडिंग अगेंस्ट
लेट्स से ओल्ड कॉलोनिस्ट हैं या आप कह लें जो इंपीरियलिस्ट पावर्स थी। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी मेजर शिफ्ट विच इज़ कमिंग नाउ। वी हैव टू सी कि इसके अंदर मिडल ईस्ट के अंदर क्या रिस्पॉन्स आता है, OIC क्या स्टांस लेती है, देन ऑफ कोर्स इज़ रशिया, चाइना, देन टर्की एंड इजिप्ट। ये बड़े क्रिटिकल, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका डेफिनेटली दे विल सपोर्ट। सो अभी ये इनिशियल फेजेस हैं, आई थिंक इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी होगी, चीज़ें किस तरफ जाती हैं। बट मेनली 3 myths have been shattered. It is the Israeli myth of invincibility, जो किसी हद तक इजिप्ट ने डेंट की थी 1973 में, और वो भी योम कपूर वाले दिन ही हुआ था, 6 अक्टूबर 1973। मोसाद की जो मिथ थी कि जी यू नो दे आर लाइक सम ऑफ द यू नो, वो तो कहते थे 2 महीने पहले हमें ऑलरेडी पता होता है, वो टूटी। और फिर इजरायली मिलिट्री का कि आपने क्या किया, अगर आपके मेजर जनरल अरेस्ट हो गए हैं और ह्यूमिलेट किया जा रहा है, आपके इक्विपमेंट उन्होंने पकड़ लिया है। एक वीडियो तो मैंने देखी, पता नहीं सही या फेक है, कि F-16 में एक ट्रॉली पे डाल के वो ले जा रहे थे। सो और इन्फॉर्मेशन डोमेन में आई थिंक बहुत ज़्यादा हो रहा है। इफ़ यू लुक एट कॉल्स कमिंग फ्राम साउथ अमेरिका, वेनेजुएला है, ईरानियन मीडिया आप देख लें, TRT आप देख लें, इसके बाद अल जज़ीरा ने बड़ी अच्छी रिपोर्टिंग की है, और आई थिंक किसी हद तक अभी हमने भी डिस्कस करना शुरू किया है। सो इट्स अ इवॉल्विंग सिचुएशन, और अभी देखेंगे इसराइल ने आई थिंक दे हैव स्टार्टेड स्ट्राइकिंग। जी बिल्कुल, रिस्पांस तो उन्होंने दिया। लेकिन अगर जिस तरह मस्जिदों से कॉल हो रही है विद इन पैलेस्टाइन, रमाला से हुई है, इवन लेबनान से भी अभी स्टार्ट, और अगर उनकी लेट्स से जनरल पॉपुलेशन ज्वाइन करती है, सो दिस इज गोइंग टू स्वेल। सो सैचुरेशन ऑफ रिस्पांस जो है आई थिंक दे हैव अचीव, और नाउ सी के वॉर जो है किस तरफ जाती है। जी बिल्कुल। सो व्यूअर्स, इंटरेस्टिंगली अगर जिस तरह बीड़ी साहब भी मेंशन कर रहे थे, अगर आप 15 ईयर्स से गाज़ा का ब्लॉकेट जो है ना वो चल रहा है, ह्यूमिलिएशन से लेके क्या कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया। ऑलमोस्ट आपका सबसे बड़ा अर्बन सेंटर है गाज़ा की आबादी के लिहाज से, मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन है इन वर्ल्ड बाय, मतलब कि एक 200 मीटर के बाद जब वहाँ पे हज़ार बंदा जो है ना वो सेपरेटेड आउट होके, कॉन्सेंट्रेटेड होके बैठा हुआ है। तो एक स्ट्राइक जब इजराइल करता है या ब्लॉकेट करता है या फायर करता है, तो इंश्योरिटी होती है कि कोई ना कोई कैजुअलिटी ज़रूर होगी, जिसमें बच्चे भी जलील हुए हैं, पेरेंट्स जो हैं, और तकरीबन हर फैमिली है पैलेस्टीनियंस की जो कि इजरायली अपार्थाइड सिस्टम है उसका वो शिकार रही है। उसके बाद इंटरेस्टिंगली जब ये सिचुएशन चल रही थी, एक रेव पार्टी चल रही थी जनाब डेजर्ट के अंदर ही, और वो इजरायली सेटलर्स जो थे जो कि काबज़ हो रहे थे गाज़न सिटीजन्स के घरों के ऊपर, और काफ़ी अरसे से इजराइल ये सेटलमेंट्स के ऊपर काम कर रहा है, उन पार्टी में से भी काफ़ी सारे लोगों को पकड़ के और लब के ले गए हैं उधर वापस गाज़ा के अंदर ही। लेट्स सी, सिचुएशन बहुत फ्लूइड है, अभी नई फर्दर अपडेट्स भी हाजिर होंगी।